अच्छो, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दी अनदर वीडियो। अब अगर आप देखेंगे ये जो हमारा फाइनल का फास्ट ट्रैक सीरीज चालू है, जो पूरे भारत के लिए हम लोगों ने फ्री कर रखा है। आई होप आप लाइक कर रहे होंगे। और नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग ले रहे हैं वो पीजीबीपी से अगेन कनेक्टेड टॉपिक है, और ये टॉपिक है आपके बुक का टैक्स ऑडिट। यस, आपके बुक का टैक्स ऑडिट हम लोग ये देख रहे हैं, राइट। अब अगर आप देखेंगे ये न्यूएस्ट टॉपिक ऐड हुआ है जो आपके सीए फाइनल के अंदर में कवर है। तो अगर आप सीए में फाइनल स्टूडेंट है तो ये पर्टिकुलर वीडियो आप क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। हालांकि इंटरेस्ट के लिए अगर आप देखना चाहें तो आप बिल्कुल देख सकते हैं। यस, हालांकि सीए फाइनल वालों, आप लोगों के लिए क्या है भैया, ये पूरा अमेंडेड टॉपिक है। और सबसे पहले मैं आपको इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूं। देखो, हमेशा से ना टैक्स ऑडिट जो है ये ऑडिट सब्जेक्ट का पार्ट रहा है, राइट। और इस बार ऑडिट सब्जेक्ट से निकाल करके उसको डायरेक्ट टैक्स के अंदर में इंसर्ट कर दिया गया है। अब कहां इंसर्ट किया गया है, चलो मैं आपको वो भी बता देता हूं। आप अगर नया मॉड्यूल देखेंगे तो मॉड्यूल के अंदर में आपको ये चैप्टर नंबर 20 एडअप किया गया है, टैक्स ऑडिट एंड एथिकल कंप्लायंसेस के नाम से। तो टैक्स ऑडिट एंड एथिकल कंप्लायंसेस के नाम से आपको एडअप किया गया है। नाउ अगर मैं इसके मार्क्स की बात करूं, राइट, मैंने ऋषभ जैन सर से बात करी, वो भी खैर ऑडिट का फास्ट ट्रैक फ्री डाल रहे हैं उनके चैनल के ऊपर। तो सी ऋषभ जैन के यूट्यूब चैनल के ऊपर देख लेना, आप लोगों को ऑडिट का फास्ट ट्रैक फ्री मिल जाएगा इफ यू डोंट नो, राइट। तो मैंने ऋषभ सर से बात करी, मैंने बोला सर बताओ टैक्स ऑडिट का रेलेवेंस क्या है इन टर्म्स ऑफ एग्जामिनेशन। मैंने बोला एग्जामिनेशन में कितने मार्क्स का आता है और ऐसे कौन कौन से क्लॉजेस है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप वो बता दोगे तो बच्चा उतना प्रिपेयर कर लेगा। एंड यू विल बी शॉक टू नो कि यू नो इसका जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंस है वो 4 से 6 मार्क के ऊपर का नहीं है। मतलब अगर आप ओवरऑल टॉपिक में देखेंगे तो 4 से 6 मार्क के लिए आएगा। एंड मोस्ट प्रोबेबली थियरी क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। अब क्यों इंसर्ट किया गया आपके सिलेबस के अंदर में, द पॉइंट इज वेरी क्लियर कि भैया ये चेक करने के लिए कि बच्चा सही में आर्टिकलशिप कर रहा है या नहीं। एंड टैक्स ऑडिट इज द कोर एस्पेक्ट ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स। तो जाहिर सी बात है ये कोर एस्पेक्ट्स को एनालाइज करने के लिए उन्होंने क्या किया है, ये डाला है। नाउ वेरी सरप्राइजिंग टू मी, इन्होंने पूरा क्लॉज बाय क्लॉज डिटेल्ड एनालिसिस डाला है मॉड्यूल के अंदर में। एंड रफली अराउंड 106 पेजेस डाला है। कितने? 106, 106 पेजेस इन्होंने इंसर्ट किया है। तो पहले क्लॉज बाय क्लॉज इन्होंने पूरा लिखा और उसके बाद में इसी चीज का समरी उन्होंने प्रोवाइड कर दिया, क्लॉज बाय क्लॉज समरी। अब अगर आप देखेंगे तो हमने भी सेम वही काम किया है। इनका जो समरी वाला पार्ट है वो समरी वाला पार्ट उठाया पूरा का पूरा कि कौन से क्लॉज में क्या क्या कवर्ड है। तो अगर आप देखोगे तो समरी वाला पार्ट हम लोगों ने पूरा उठाया और इसका जो इंपॉर्टेंट पार्ट है हम उसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे, राइट। इसका जो इंपॉर्टेंट पार्ट है हम उसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे। अदरवाइज जो मेन क्लॉजेस है, जो इंपॉर्टेंट क्लॉजेस है, सिर्फ उतना डिस्कस करेंगे। बचा हुआ जो है हम उसको सिर्फ रीड करेंगे और चेक करेंगे कि इसके अंदर में क्या था, राइट। तो कुछ क्लॉजेस हमारे को जेन्युइनली लिखने पड़ेंगे। नाउ कमिंग टू द टॉपिक टैक्स ऑडिट। ये टैक्स ऑडिट कंसेप्ट आया कब से, कौन से ईयर से इंट्रोड्यूस किया गया? लेकिन उसके पहले एक बात हमेशा याद रखिएगा, द बेस्ट फाइटर इज नेवर एंग्री। एक छोटे से मोटिवेशन के साथ चालू करूंगा, बात समझना। देखिए कई बार ऐसा होता है, एंड स्पेशली जब आप फाइनल में है तब तो बहुत बार ऐसा होता है कि 50 तरीके के थॉट मन में आते हैं। पहला घर की फाइनेंशियल कंडीशंस के बारे में आता है, दूसरा हेल्थ इश्यूज के बारे में आता है, तीसरा रिलेशनशिप्स के बारे में आता है, चौथा अपने को बार बार ये ख्याल सताता है कि यार नहीं होगा तो क्या होगा, एज का इशू आता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो हमारे मन में आती है और हमें एजिटेट करती है, परेशान करती है। पर एक बात याद रखिएगा, बेस्ट फाइटर इज नेवर एंग्री। यस, वो ये देखता है कि यार मैं कैसे इस चीज को अच्छे से सुधार सकता हूं, मैं कैसे इस चीज को बदल सकता हूं और कैसे मैं इस पूरी सिचुएशंस को बदल पाऊंगा। एक बात जानते हैं आप, आपके सारा सिचुएशन जितना भी आपके लाइफ के इर्द गिर्द घूम रहा है ना, ये सिर्फ एक चीज से सुधर सकता है और वो है आपका मोटिवेशन। 50 बार अपने आप को मोटिवेट करके रखना पड़ेगा। तुम उस लास्ट सीढ़ी पे हो जिस सीढ़ी पे ऑलमोस्ट पूरे सीए स्टूडेंट के रहने का सपना होता है, पर हर एक जन पहुंच नहीं पाता। तो इस पॉइंट को ना बिल्कुल मत छोड़ना। मैं जानता हूं आप में से बहुत लोगों को किक स्टार्ट करने में प्रॉब्लम हो रहा होगा, लेकिन बॉस प्रैक्टिस इज द की। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा तुम्हारे को क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलता जाएगा। यस, तो स्टार्टिंग अप सर, ये टैक्स ऑडिट जो कंसेप्ट है ये कब से चालू हुआ, राइट। मैं चाहता हूं कि आप रजिस्टर में जो पेजेस बना रहे हैं, जो नोट्स बना रहे हैं, इसके लिए भी बनाएं ताकि जो इंपॉर्टेंट क्लॉजेस है हम वो वहां पे लिख सके, ठीक है। तो भैया ये टैक्स ऑडिट का जो कंसेप्ट है ये कब से चालू हुआ, मैं आप सभी को बता दूं। ये जो टैक्स ऑडिट का कॉन्सेप्ट है ये चालू हुआ था विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/4/1985।
तो विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/4/1985 आपका क्या चालू हुआ सर? टैक्स ऑडिट का कॉन्सेप्ट चालू हुए। एंड ये जो टैक्स ऑडिट के कॉन्सेप्ट है ना ब्रॉस, इसने पूरे सीए इंडस्ट्री का लाइफ को 100% के लिए क्या करके रख दिया? चेंज करके रख दिया। 100% के लिए क्या करके रख दिया? चेंज करके रख दिया। साथ ही साथ में क्या हुआ? टैक्स ऑडिट के लिए सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ फॉर मैंडेटरी टैक्स ऑडिट। एनीवन? हम पढ़ के आ गए हैं 44AB। तो पीजीबीपी के अंदर में 44AB को इंसर्ट किया गया, जिसने आपको रिक्वायरमेंट बताई कि किस किस को मैंडेटरीली क्या करना है? टैक्स ऑडिट करवाना ही है। यस और नो? चलिए फिर आते हैं गाइडेंस नोट के ऊपर। क्या आप जानते हैं आईसीएआई ने एक पूरा गाइडेंस नोट निकाला है? गाइडेंस नोट बाय आईसीएआई on tax audit specifies, guidance note by ICAI on tax audit specifies the tax auditor should keep working paper. The tax auditor should keep working paper about the conduct of tax audit. About the conduct of tax audit. Point number B, it must include amongst other thing decision taken on various points. Decision taken on various points. Certificate issued. Case laws relied upon. Explanation and information given to him. Work done while conducting audit. तो गाइडेंस नोट आपको ये बताती है आईसीएआई की कि भैया टैक्स ऑडिट क्या क्या स्पेसिफाई करता है। मुझे लगता है एक क्वेश्चन जो है शायद इस चीज के ऊपर फ्रेम हो सकता है, क्योंकि टॉपिक इनिशियली है। आईसीएआई का गाइडेंस नोट बोलता है कि जब भी ऑडिटर क्या करेगा? टैक्स ऑडिट करेगा, उसको वर्किंग पेपर्स रखने पड़ेंगे। वर्किंग पेपर्स के साथ साथ कुछ चीजें उसको स्पेसिफाई करनी पड़ेगी कि क्या क्या डिसीजंस जो है उसने टैक्स ऑडिट के दौरान लिए थे। दूसरा, कौन कौन से सर्टिफिकेट क्लाइंट्स को इशू किए हैं। तीसरा, कौन कौन से वो केस लॉ है जिसके बेसिस पे उन्होंने अपना डिसीजन फॉर्म किया है। एक्सप्लेनेशन या इंफॉर्मेशन जो उनको रिसीव्ड हुई है, एंड व्हाट ऑल आर द वर्क डन व्हाइल कंडक्टिंग द टैक्स ऑडिट। बराबर है? अच्छा, क्या इसके साथ साथ SA 230 को भी इंसर्ट किया गया है? आप सभी लोग जानते हैं SA 230 टॉक्स अबाउट द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तो क्या ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को भी ध्यान में रखना पड़ेगा? द आंसर इज यस। सो इसी के अंदर में पॉइंट नंबर C, द ऑडिटर must also comply with SA 230 audit documentation. He must also comply with audit documentation. Yes? अच्छा, बताइए, अगर ये टैक्स ऑडिट से रिलेटेड वो कंप्लायंस नहीं करता तो क्या होता है? ही विल बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। yes, he will be guilty of professional misconduct. So if
चार्टर्ड अकाउंटेंट डू नॉट एक्सरसाइज diligence while issuing tax audit report, he will be deemed to be guilty of professional misconduct. He will be deemed to be guilty of professional misconduct. बराबर है कि नहीं? अच्छा, इसके अलावा आपको डीटी की एक पेनल्टी बताता हूं। एक सेक्शन है, सेक्शन 271J, एक सेक्शन है पेनल्टी टॉपिक के अंदर में आता है 271J, जो कहता है कि अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट एक फॉल्स रिपोर्ट, फॉल्स सर्टिफिकेशन इशू करता है तो उसको क्या लगता है बेटा? पेनल्टी लगती है ऑफ ₹10,000 फॉर ईच सच डिफॉल्ट, ऑफ ₹10,000 फॉर ईच सच डिफॉल्ट। तो वो भी यहां पे मेंशन करनी पड़ेगी। इफ चार्टर्ड अकाउंटेंट issue the wrong report or false certificate, he shall be liable to penalty under section 271J of ₹10,000 for each such default. बराबर है? चलो, तो टैक्स ऑडिट करते वक्त क्या क्या ध्यान में रखना है सर? टैक्स ऑडिट करते वक्त ये ध्यान में रखना है कि आईसीएआई का जो गाइडेंस नोट है वो आपको ध्यान में रखना है। SA 230 का आपको रेलेवेंस लेना है। अगर आप इसमें गलती कर देते हैं तो आपके ऊपर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट आएगा। साथ साथ में 10,000 रुपीज फॉर ईच सच डिफॉल्ट की आपके ऊपर क्या लग सकती है? पेनल्टी लग सकती है। ये क्लियर है? बढ़ते आगे, कौन कौन से रिपोर्ट्स और सर्टिफिकेट्स आपको क्या करने हैं? इशू करने हैं। तो ध्यान से देखिएगा, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जो है ये मेजरली दो फॉर्म में होती है। एक है आपका 3CA प्लस 3CD या फिर 3CB प्लस 3CD। ये मेजरली दो फॉर्म है। बराबर है कि नहीं? ये मेजरली क्या है? दो फॉर्म है, राइट? अब इसके साथ साथ कुछ अदर सर्टिफिकेट्स भी है जो आप लोग को इशू करने पड़ते हैं। जैसे ऑडिट रिपोर्ट होता है इन फॉर्म 10 CCB, जो अगर आप ATIA to IE के डिडक्शन लेते हैं तो आपको 10 CCB के रिपोर्ट सबमिट करने पड़ते हैं, राइट? अगर आप 80 JJAA के डिडक्शन ले रहे हैं तो आपको फॉर्म 10 DA सबमिट करना पड़ता है। एंड अगर आप फॉरेन रेमिटेंस से रिलेटेड कंप्लायंस करना चाहते हैं तो आपको फॉर्म 15 CB क्या करना पड़ता है? सबमिट करना पड़ता है। फॉर्म 15 CB आपको क्या करना पड़ता है? सबमिट करना पड़ता है। नाउ आते हैं जिन जिन बच्चों ने कभी भी आर्टिकलशिप के अंदर में टैक्स ऑडिट रिपोर्ट नहीं भरा है, हो सकता है वो किसी दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर में होंगे। आपको एक बात बहुत क्लियरली समझनी है, ये जितने क्लॉज आपको दिए हुए हैं, ये जितने क्लॉज आपको यहाँ पे फर्निश किए हुए हैं, ये फॉर्म 3CD के आपको एक एक क्लॉज यहाँ पे क्या किए गए हैं? फर्निश किए गए हैं। अभी क्लॉज मतलब क्या होता है? फॉर्म जो रिपोर्ट दिया गया है, सरकार का रिपोर्टिंग फॉर्मेट दिया हुआ है, उसके कौन से क्लॉज में क्या क्या पॉइंट आपको इंसर्ट करना है, ये उन क्लॉजेस के अंदर में मेंशन्ड है। ये क्या है? ये उन क्लॉजेस के अंदर में क्या है? मेंशन्ड है। Are you getting the point? Yes. चलो चेक करो, आ जाओ। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज द बेसिक कोर डिफरेंस बिटवीन 3CA एंड 3CB। एक बार रीड कीजिए। अगर आप देखेंगे 3CA प्लस 3CD जाता है, 3CB 3CD जाता है, मतलब 3CD इज अ कॉमन थिंग। अब 3CA वाला फॉर्म कौन भरता है? अगर आपको अदर लॉस के अंदर में ऑडिट करने का रिक्वायरमेंट है तो आप 3CA देते हैं,
राइट। तो जनरली आप ऑफिस में जो भरते हो वो 3CB 3CD होता है, राइट। बट अदर आप जैसे लेट्स से इफ यू आर अ कंपनी एसएससी और LLP, राइट, अब उनके तहत क्या किया जाता है, कंपनीज एक्ट के अंदर में आपको ऑडिट करना मैंडेटरी हो जाता है। तो वो जो ऑडिट किया जाता है एज पर द कंपनीज एक्ट, राइट, तो वो जाता है फॉर्म 3CA प्लस 3CD के अंदर में। और अगर आप मान लीजिए किसी अदर लॉ के अंदर में कोई रिक्वायरमेंट नहीं आपको ऑडिट करने की और आप 44AB के कंप्लायंसेस के अंदर में आ रहे हैं, तो आप 3CB 3CD को क्या करते हैं, सबमिट करते हैं। फर्दर 3CB एक और जगह सबमिट होता है। मान लीजिए एक कंपनी है जिनका अकाउंटिंग ईयर डिफरेंट है फाइनेंशियल ईयर से, जिनका अकाउंटिंग ईयर डिफरेंट है फाइनेंशियल ईयर से, वो लोग भी 3CB भरते हैं। मतलब 3CB की दो लोगों की रिक्वायरमेंट है। पहला, अगर आपका कहीं और लॉ के हिसाब से आपको टैक्स ऑडिट सबमिट नहीं करना है तो आपको 3CB सबमिट करना है। दूसरा, अगर आपका अकाउंटिंग ईयर डिफरेंट है फाइनेंशियल ईयर से तो आपको क्या करना है, 3CB भरना है, राइट। 3CD इज अ कॉमन थिंग। तो दोनों के बीच का मेजर डिफरेंस बताओ। 3CA हमें कब भरना है, अगर लेट्स से LLP एक्ट, कंपनीज एक्ट, इनके अदर अगर बोला है कि आपको ऑडिट कराना है तो आपको 3CA प्लस 3CD देना है। अगर आपको 44AB के तहत ऑडिट आता है किसी अदर लॉ के हिसाब से नहीं, तो आपको 3CB 3CD देना है। 3CB आप एक और जगह भरेंगे जहां पे कंपनी का फाइनेंशियल ईयर डिफरेंट है फ्रॉम द, जहां अकाउंटिंग ईयर डिफरेंट है फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर, तो उस केस में आपको क्या करना है, 3CB सबमिट करना है। तो 3CA कब करना है, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट इज टू बी फर्निश्ड इन फॉर्म 3CA इन केस where the accounts of the business and profession has been prepared audited as per the other law like Companies Act और LLP Act। बराबर है। तो अदर लॉ के हिसाब से है तो आपको क्या करना है, 3CA सबमिट करना है। नेक्स्ट, 3CB कब देना है, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट इज टू बी फर्निश्ड इन फॉर्म 3CB इन केस पर्सन हु कैरीज ऑन business profession but who is not required by any other law to get his accounts audited. Further, in case of companies having their accounting year which is different from the financial year, accounts of the financial year are to be required and prepared and audited. Clear है? अच्छा जी सर। फर्दर मैं दोनों के बीच में एक कोर डिफरेंस आपको और बता देता हूं। फॉर्म 3CA की अगर मैं बात करूं ना, फॉर्म 3CA, अब यहां पे जो ऑडिट हो रही है ये अदर लॉ के हिसाब से हो रही है, करेक्ट। अदर लॉ में कभी भी हमने ऐसा नहीं पढ़ा है कि भैया एन ऑडिटर रिक्वायर्ड टू गिव हिज ओपिनियन वेदर द अकाउंट्स आर शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू, यस और नो। क्योंकि जैसे अगर आप देखेंगे कंपनी के केस में ऑडिट नाम का चैप्टर आता है, बराबर है, कंपनीज के केस में ऑडिट नाम का चैप्टर आता है। अब वहां पे आपको सिर्फ ऑडिट करने बोला जाता है, वहां पे कभी भी जो ऑडिटर है इसको अपने ओपिनियंस नहीं देने पड़ते दैट वेदर द अकाउंट्स आर शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। उसको ऑडिट करना होता है, वो ऑडिट कर देता है। बट फॉर्म 3CB के अंदर में अगर आप अपने ऑफिसेज में भी चेक करेंगे, ही ऑलवेज हैज टू गिव अ ओपिनियन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। सो फॉर्म 3CA के अंदर में एक और पॉइंट मेरे हिसाब से आप यहां लिख दीजिए, या अपन एक काम करते हैं उसको अलग से लिख लेते हैं। फॉर्म 3CA, फॉर्म 3CB, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट क्लॉज है अपन उतना ही लिखेंगे, उसके अलावा नहीं लिखेंगे। व्हेन ऑडिट इज रिक्वायर्ड बाय अदर लॉ लाइक LLP एक्ट, कंपनीज एक्ट एटसेट्रा, when audit is not required as per other law, auditor is not required to express an opinion whether accounts are showing true and fair view. Here auditor is required to comment whether accounts are showing true and fair view.
submitted along with form PCD same. बराबर है। चलो, ये कोर डिफरेंस दोनों के बीच का। अच्छा जी सर, एक नेक्स्ट सवाल उठता है, अगेन इंपॉर्टेंट है, क्या सर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट रिवाइज की जा सकती है क्या? यस, क्या टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जो आपने सबमिट की है क्या वो रिवाइज की जा सकती है क्या? इस पे एक रूल है, रूल नंबर 6G, जो कहता है यस, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट क्या की जा सकती है, सबमिट की जा सकती है बिफोर द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। यस, तो जिस असेसमेंट ईयर को भी वो पर्टेन करती है, ईयर एंड से पहले आप उसको क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। रिलेवेंट असेसमेंट ईयर से पहले आप उसको क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। यस, the audit report may be revised. The revised report has to be furnished before the end of relevant assessment year for which the report pertains. A scenario may arise after issuing the audit report, but before the due date of filing return, the assessee may make the payment of TDS duties as other payment, of which deduction is allowed only on actual payment basis. अच्छा जी सर। नेक्स्ट सर, कितने बार ऑडिट रिपोर्ट रिवाइज हो सकती है? इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप बहुत सारी बार कर सकते हो, इसमें कोई लिमिट नहीं है। देखो, असेसमेंट ईयर एंड होने से पहले देखो क्या होता होगा, फाइनेंशियल ईयर एंड होता होगा जुलाई अक्टूबर में, आप क्या करते होंगे, अपना रिटर्न भरते होंगे। रिटर्न भरने से पहले ही आप अपना ऑडिट रिपोर्ट सबमिट कर देते होंगे, दैट इज 30 सितंबर तक के, बराबर है, 30 सितंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर। अब असेसमेंट ईयर एंड मतलब मार्च से पहले आप कितने भी बार चाहो आप क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। वे ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि आप कितने बार टैक्स ऑडिट रिवाइज कर सकते हैं। टैक्स ऑडिट कैन बी रिवाइज्ड फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम, बराबर है। वन लाइन लिख करके आप खत्म कर सकते हैं। कैन टैक्स ऑडिट बी रिवाइज्ड? yes, for any number of times before the end of relevant assessment year. Tax audit can be revised for any number of time before the end of relevant assessment year. बराबर है बेटा। चलो, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। अब यहां से हम डिस्कस करना चालू करेंगे फॉर्म 3CD, पर्टिकुलर्स ऑफ या स्टेटमेंट ऑफ पर्टिकुलर्स रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड अंडर सेक्शन 44AB। अब देखो, 3CA 3CB तो सिर्फ आपको बेसिक क्लासिफिकेशन है। जो क्लॉज बाय क्लॉज एनालिसिस है ये फॉर्म इसके अंदर में आता है, 3CD के अंदर में आता है। एंड फॉर्म 3CD इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ एनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, राइट। तो क्लॉज बाय क्लॉज इसके अंदर में सारी चीजें दी हुई है कि आप किस तरीके से एक एक क्लॉज को कंप्लीट करेंगे एंड कौन से क्लॉज में कौन सी इंफॉर्मेशन फिलअप करनी है, बराबर है। अब कुछ बेसिक बातें मैं आपको बता दूं। एक गाइडेंस नोट फॉर्म 3CD के लिए भी इशू हुई हुई है। वो गाइडेंस नोट आपको पहले कुछ करने के लिए कहती है, मतलब ये गाइडेंस नोट ऑडिटर को सजेस्ट करती है कुछ बेसिक चीजें जो उसको फॉलो करनी चाहिए फॉर्म 3CD को फिल करने से पहले, राइट। तो सबसे पहले इसके अंदर में आ जाते हैं पार्ट ए के अंदर में, गाइडेंस नोट ऑन फॉर्म 3CD, guidance note on form 3CD. It is advised to tax auditor to consider the following.
लिख दीजिए एक बार। इट इज एडवाइज टू द टैक्स ऑडिटर टू कंसिडर द फॉलोइंग। If a item is covered in more than one clause, make suitable cross reference to each such item। अब आइए इसका मीनिंग में मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, जब भी हम लोग टैक्स ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करते हैं ना ऑफिस के अंदर में, मान लीजिए एक पर्टिकुलर इनकम के दो क्लासिफिकेशन हो रहे हैं। दो क्लासिफिकेशन का मतलब वो एक्स पर्टिकुलर क्लॉज में भी आ रहा है और वाई पर्टिकुलर क्लॉज के अंदर में भी आ रहा है। तो जब हम लोग एक्स भरते हैं ना, तो वहां पे लिखते हैं ऑल्सो रिफर क्लॉज नंबर वाई, और जब वाई लिखते हैं तो वहां पे ऑल्सो लिखते हैं कि भैया रिफर क्लॉज एक्स ऑल्सो। तो ये दोनों जगह क्रॉस रेफरेंस किया जाता है, वही चीज उसको गाइडेंस नोट में करने बोली है। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, if there is opinion difference between assessee and auditor, both opinion should be mentioned। Third, if particular clause is not applicable, auditor must mention not applicable। I think these 2 points are self-explanatory। अगर आप देखेंगे, इसका गाइडेंस नोट बहुत बड़ा और बहुत सारे पॉइंट कवर होते हैं, उसमें से ये 3 जो पॉइंट है ये आपको इंपॉर्टेंट और मैंडेटरी है। इसके बाद में फिर बाकी सारी चीजें भी आती है कि रिलेवेंट एप्लीकेबिलिटी क्या है, वेदर द अकाउंट्स आर शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट, सारे डॉक्यूमेंट्स मिले थे या नहीं थे, एविडेंस सारे कवर किए हैं या नहीं किए हैं, वो सारी बातें भी इसके अंदर में क्या है रखी गई है। बराबर है। चलो, अब अगर आप देखेंगे, यहाँ पे सीधे चालू हो रहा है क्लॉज नंबर 8 से। ये जो आपको एक शॉर्टकट लिस्ट भी बना करके दी हुई है, ये एज इट इज वही है जो ICAI के मटेरियल में है, क्योंकि न्यू टॉपिक है तो एज इट इज रखा गया है शॉर्टकट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब सबसे पहले क्लॉज 1 से लेके 8 तक के क्या क्या आता है मैं आपको सारी चीजें बता देता हूं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं। सबसे पहला आता है क्लॉज 1। जैसे ही आप फिल करना चालू करेंगे ना अपना फॉर्म 3CD, सबसे पहले नाम आता है। नाम के अंदर में कंपनी का जो नाम है वो आपको क्या किया जाता है, मेंशन किया जाता है। कोई ट्रेड नेम है पर्टिकुलरली तो आपको वो ट्रेड नेम मेंशन करना होता है। इसके अलावा अगर कोई नेम चेंज हुआ है ड्यूरिंग द ईयर तो आपको ये क्लॉज इसी के अंदर में मेंशन करना पड़ता है, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल करते हो। मोस्टली जब हम लोग ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करते हैं तो नेम तो खैर सेम रहता है, बहुत कम ऐसी सिचुएशन होती है जब नेम चेंज होता है, तो क्लॉज 1 के अंदर में नेम डाला जाता है। और अगर मान लीजिए आपके ऑफिस के अंदर में सॉफ्टवेयर है तो जैसे आप क्लिक करोगे बेसिक इन्फॉर्मेशन तो वो वैसे ही ले लेता है। तो जो पहला क्लॉज है आपके यहाँ का, जो पहला क्लॉज है आपके यहाँ का वो है सर नेम। क्लॉज नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, क्लॉज नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो क्लॉज नंबर 2 आपको बात करता है एड्रेस की। क्लॉज नंबर 2 किस बारे में बात करता है, एड्रेस। तो जो आपका मेंशन्ड एड्रेस है वो आपको क्या करना पड़ता है, लेना पड़ता है। कोई ब्रांच का अगर टैक्स ऑडिट है तो ब्रांच का एड्रेस फिर आपको क्या करना पड़ता है, मेंशन करना पड़ता है। तो आपको जो भी आपका वर्किंग एड्रेस है, जैसे कंपनी होगा तो कंपनी के केस में रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस आपको क्या करना पड़ता है, मेंशन करना पड़ता है। तो ये हो गया क्लॉज, एड्रेस को लेकर के क्लॉज। फिर आता है आपका क्लॉज नंबर 3। आपको यहाँ पे आपका पैन ऑब्लिक आधार डिटेल को क्या करना पड़ता है, मेंशन करना पड़ता है। डिपेंडिंग अपॉन आप एसएससी है, कंपनी है, जो भी है, आपको आपका
पैन और आधार को यहाँ पे क्या करना पड़ता है, मेंशन करना पड़ता है। यस। क्लॉज नंबर 4 की बात करूं तो यहाँ पे आपका आता है लाइबल टू इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या आपके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्सेस एप्लीकेबल है क्या? इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या आ गया, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम, जीएसटी, ये आपके ऊपर एप्लीकेबल है क्या? तो आपको वो वहां पे क्या करना पड़ता है, मेंशन करना पड़ता है। यस और नो, राइट। साथ साथ में यहाँ पे ये भी मेंशन करना पड़ता है कि कौन कौन से इनडायरेक्ट टैक्सेस एप्लीकेबल है। आई मीन टू से एक्साइज, कस्टम, जीएसटी एटसेट्रा, ये सारी चीजें आपको क्या करनी पड़ती है, मेंशन करनी पड़ती है, राइट। अच्छा जी। अब जनरली क्या होता है, ऑफिसेज में हम लोग क्लाइंट से स्ट्रेट अवे लिस्ट ले लेते हैं कि कौन कौन से इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके ऊपर एप्लीकेबल है, या मान लीजिए आप ही उसका काम कर रहे हैं, अकाउंटेंट है, तो उनसे एक लिस्ट ले ली जाती है कि भैया कौन कौन से चीजें आपके ऊपर एप्लीकेबल है। साथ साथ में डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट ये बोलता है, ऐसे 230 ये बोलता है कि जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस इनके ऊपर एप्लीकेबल है, इनमें इन्होंने रजिस्ट्रेशन तो कराया ही होगा, तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी आपको क्या करना चाहिए, ऑब्टेन करके रखना चाहिए। यस। तो आपको जो जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस एप्लीकेबल है वो मेंशन करना है, प्लस उनके सर्टिफिकेट्स जो है ये आपको क्या करना है, लेना है। फिर आते हैं क्लॉज नंबर 5 के ऊपर। क्लॉज नंबर 5 के अंदर में आप स्टेटस ऑफ पर्सन देते हो। आप क्या करते हो, स्टेटस ऑफ पर्सन देते हो। स्टेटस ऑफ पर्सन मतलब क्या होता है, स्टेटस ऑफ पर्सन मतलब याद होगा तो 231 के हिसाब से 7% थे, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी कंपनी, तो उसमें आप कौन से स्टेटस के अंदर में आते हो वो देते हो। तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आती है, ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर में आप क्या करते हो, सिलेक्शन कर लेते हो, बराबर है कि नहीं। इसके बाद में आता है क्लॉज नंबर 6 जो आपसे बात करता है प्रीवियस ईयर के बारे में कि भैया आपका प्रीवियस ईयर कौन सा है, राइट। और मान लीजिए अगर अमलगमेशन डीमर्जर हो रहा है तो उस केस में जिस दिन से बिगिनिंग होता है अमलगमेशन डीमर्जर का, न्यू एसएससी का, वहां से क्या किया जाता है, वो डेट मेंशन की जाती है। फिर आता है आपका क्लॉज नंबर 7 विच इंडिकेट्स असेसमेंट ईयर। ये आजू बाजू में ही होते हैं, बट क्लॉज नंबर 7 आपका असेसमेंट ईयर को क्या करता है, इंडिकेट करता है, बराबर है। यहां देखिए, यहां से आपके आ गए क्लॉज नंबर 8, यहां आ गया आपका क्लॉज नंबर 8। अच्छा जी। अब क्लॉज नंबर 8 के अंदर में क्या होता है, मेंशन होता है। अब जैसे अगर आप देखेंगे 44 ए बी के अंदर में बहुत सारे क्राइटेरिया थे जिसके तहत आप टैक्स ऑडिट के अंदर में आ रहे थे। मतलब बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ के ऊपर जा रहा है क्या, प्रोफेशनल का ग्रॉस एसेट 50 लाख के ऊपर जा रहा है, या आप अदर क्लॉज के अंदर में आ रहे हैं। तो आप कौन से क्लॉज के अंदर में आ रहे हैं वो मेंशन किया जाता है क्लॉज नंबर 8 के अंदर में। तो क्लॉज नंबर 8 इंडिकेट द रेलेवेंट क्लॉज ऑफ सेक्शन 44 ए बी अंडर विच द ऑडिट हैज बीन कंडक्टेड। तो वो रेलेवेंट क्लॉज को क्या किया जाता है, मेंशन किया जाता है। अब इसको जानने का एक बहुत सिंपल सा तरीका होता है, इसी के साथ साथ गाइडेंस नोट भी होता है जो आपको बताता है कि भैया टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ऊपर जा रहा है तो क्लॉज ए सिलेक्ट करो, 10 करोड़ रुपए से ऊपर जा रहा है तो क्लॉज A1 सिलेक्ट करो। तो ऐसे अलग अलग क्लॉजेस वहां पे दिए हुए होते हैं। वो क्लॉजेस में कौन से क्लॉज के कारण आप टैक्स ऑडिट करवा रहे हैं वो आपको क्या करना पड़ता है, मेंशन करना पड़ता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस। फिर आता है आपका क्लॉज 8A, बराबर है। इस क्लॉज को स्पेसिफिकली इंसर्ट किया गया है इस पर्टिकुलर ईयर से, जहां पे वो ये मेंशन करते हैं आर यू ऑप्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट स्कीम। तो जनरली इस फाइनेंशियल ईयर से क्या हो चुका है बेटा, डिफॉल्ट स्कीम मैंडेटरी हो चुका है। क्लॉज 8A के अंदर में मेंशन करते हैं आर यू शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट रिजिम। तो आप ये जो डिफॉल्ट रिजिम है 115 BAC की, क्या आप उसको ऑप्ट आउट करना चाह रहे हैं क्या, इसके अंदर में क्या होता है, मेंशन होता है। कंपनी के केस में डिफॉल्ट स्पेशल रिजिम कौन सा है, BAABAB। कोऑपरेटिव के लिए कौन सा है, BAD। यस और नो। यहां क्या किया जाता है, मेंशन किया जाता है इफ यू आर ऑप्टिंग आउट। तो इस सेक्शन को ऑप्ट आउट अगर आप कर रहे हैं तो ही आपको क्लिक करना है, नहीं तो आपको नॉट एप्लीकेबल लिख करके आगे बढ़ जाना है, राइट। सो वेदर यू आर शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। यस। फर्दर ऑल्सो मेंशन कंपनी क्या स्पेशल रिजिम ले रही है या कंपनी स्पेशल रिजिम नहीं ले रही है, वो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे मेंशन करना पड़ेगा, बराबर है। चलो फिर आते हैं क्लॉज 9 के ऊपर। फिर आते हैं क्लॉज 9 के ऊपर। देखो ये अब तक इतने इंपॉर्टेंट क्लॉजेस नहीं है, तो जो इंपॉर्टेंट क्लॉजेस नहीं है हम उसके अंदर का डिटेल भी बहुत ज्यादा नहीं लिखेंगे। कुछ क्लॉज ऐसे होंगे जिसका डिटेल हम लोग बहुत ज्यादा लिखेंगे। अब जैसे क्लॉज 9 की अगर मैं बात करूं तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या किया जाता है, मेंशन किया जाता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या किया जाता है, मेंशन किया जाता है इन केस ऑफ फर्म, इन केस ऑफ एओपी बीओआई।
तो एओपी बीवाई या फर्म के केस में जो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है जो डीड के अंदर में लिखा हुआ है, या फिर आप क्या कर रहे हैं उसको मेंशन करना चाहते हैं, तो आप वो क्या कर देते हैं यहाँ पे लिख देते हैं। आप अभी बिल्कुल इसके सीरीज के बाद जो आपका टैक्सेशन ऑफ फर्म और टैक्सेशन ऑफ एओपी बीवाई के टॉपिक आएंगे, वहां पे देखेंगे कि अगर एओपी बीवाई के केस में ये मेंशन नहीं है कि कितना प्रॉफिट शेयर किया जा रहा है, तो फिर टैक्सेस जो लगते हैं वो हायर रेट पे लगते हैं। तो क्लॉज 9 किस बारे में बात कर रहा है, ये मेंशन करता है इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन केस ऑफ फर्म एओपी बीओआई, बराबर है। साथ साथ में ये एक और चीज मेंशन करता है, रिप्रेजेंटेटिव। अगर मान लीजिए कोई फर्म एओपी बीओआई की कोई मेंबर रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में पार्टनर या मेंबर बन रहा है, तो उस रिप्रेजेंटेटिव का नाम भी क्या किया जाता है, मेंशन किया जाता है। तो उस रिप्रेजेंटेटिव का नाम भी क्या किया जाता है, मेंशन किया जाता है। अच्छा जी, ऑडिटर की एक बेसिक रिक्वायरमेंट यहां पे ये होती है कि पार्टनरशिप डीड को या एओपी बीओआई के ट्रस्ट डीड को क्या करे, वो वेरीफाई कर ले और चेक कर ले कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो उसने लिखा है वो सही लिखा है या नहीं लिखा है। ये एक चीज आपको क्या करनी पड़ती है, मेंशन करनी पड़ती है। तीसरी चीज यहाँ पे चेंज इन मेंबर्स की डिटेल्स भी देनी पड़ती है। अगर मान लीजिए साल भर के अंदर में कोई मेंबर्स चेंज हुए होंगे, न्यू पार्टनर हैज बीन एडेड इन और हैज बीन रिमूव्ड, तो उसकी भी डिटेल्स जो देनी होती है क्लॉज नंबर 9 के अंदर में आपको देनी होती है। यस और नो। फिर आता है आपका क्लॉज नंबर 10, जो आपको मोर देन वन बिजनेस की डिटेल मांगता है। मतलब मान लीजिए अगर आपके एक से ज्यादा बिजनेस है, तो इन सारे बिजनेस की जो डिटेल्स है वो आपको क्या करनी पड़ती है, यहाँ पे मेंशन करनी पड़ती है। तो क्लॉज नंबर 10 आपको बताता है नेचर ऑफ बिजनेस, वन बिजनेस और प्रोफेशन और मोर बिजनेस जो आपने कैरी ऑन किए होंगे, राइट। साथ साथ में इफ देर इज अ चेंज इन नेचर ऑफ बिजनेस, अगर आपने नेचर ऑफ बिजनेस भी चेंज किया है, तो उसका मेंशन भी इस क्लॉज के अंदर में होता है कि भैया आप कौन कौन से बिजनेस जो है ये चेंज कर रहे हैं, कौन से नए मोड है जो नए बिजनेस है उसके अंदर में एंड अप किया है। अब जैसे कंपनी के केस में ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर में लिखा होगा, राइट। तो अगर आप कुछ नया मेंशन कर रहे हैं, तो ऑडिटर से एक्सपेक्टेड होता है कि एक बार ऑब्जेक्ट क्लॉज को देख ले कि ये न्यू बिजनेस इन लाइन विथ ऑब्जेक्ट क्लॉज है या नहीं है। यस, चेक करो। सर, चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्लॉज के ऊपर, जो यहाँ पे अगेन मेंशन्ड है, जो क्लॉज 11A है। यस, ये क्लॉज आपको मेंशन करता है वेदर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर प्रिस्क्राइब्ड एज पर 44AA मेंटेन और नॉट। अगर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स याद होगा तो 212A के हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, तो वो सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो आपने प्रिपेयर किए उसका लिस्ट यहाँ पे क्या करना है, मेंशन करना है। तो मेंशन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज आर प्रिस्क्राइब अंडर 44AA, इफ यस लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स सो प्रिस्क्राइब। तो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है जो प्रिस्क्राइब करे हुए हैं वो यहाँ पे आपको क्या करने पड़ते हैं, मेंशन करने पड़ते हैं, राइट। नेक्स्ट आते हैं क्लॉज नंबर 12 के ऊपर। नेक्स्ट आते हैं क्लॉज नंबर 12 के ऊपर, वेदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंक्लूड्स एनी प्रॉफिट accessible on presumptive basis, if yes indicate the amount and relevant section। ये एक काम की चीज है, इसको मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, ये काम की चीज है क्लॉज नंबर 12। जैसे कि मैंने कहा कुछ क्लॉजेस हम स्पेसिफिकली लिखेंगे कि इस क्लॉज के अंदर में क्या क्या होता है। तो क्लॉज नंबर 12 हम लोग लिखेंगे, रजिस्टर में आ जाइए, क्लॉज नंबर 12 को मेंशन करेंगे। रजिस्टर में आ जाइए, क्लॉज नंबर 12 को क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। वेदर प्रॉफिट इज accessible on presumptive income basis। First, mention the profit credited to P&L। सबसे पहली चीज जो आपको मेंशन करनी है कि वो जो बिजनेस है उससे आने वाला प्रॉफिट आपने कितना P&L को क्या किया है, क्रेडिट किया है, कितना अमाउंट आपने क्या किया है, P&L को क्रेडिट किया है।
प्रॉफिट ऑफ बोथ सेक्शन 44 AD 44 ADA शुड बी मेंशन्ड। दोनों भी क्लॉज का प्रॉफिट आपको क्या करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। बराबर। अब यहां पे एक और चीज मेंशन करना पड़ता है ऑडिटर को। देखो वैसे तो जनरली जब भी प्रिजम्पटिव इनकम कंप्यूट की जाती है तो हम स्ट्रेट अवे टर्नओवर इनटू परसेंटेज लेते हैं, काम खत्म कर देते हैं। पर अगर अपने ऑफिस के अंदर में क्लॉज भरा 12 को क्या किया होगा, सबमिट किया होगा, तो यहाँ पे एक और पॉइंट होता है कि इवन दो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती अनलेस एंड अनटिल आप क्या कर रहे हैं, लोअर प्रॉफिट डिक्लेयर कर रहे हैं। बट यहां पे भी एज अ पार्ट ऑफ ऑडिटर आपको तीसरी चीज और बड़ी चीज जो मेंशन करनी पड़ती है, वेदर यू आर एबल टू असेस द टर्नओवर और नॉट। क्योंकि टर्नओवर का ही एक परसेंटेज हम लोग क्या करते हैं, प्रिजम्पटिव इनकम में कंसिडर करते हैं। तो यहां पे आपको ये मेंशन करना जरूरी हो जाता है कि क्या वहां पे सफिशिएंट रिकॉर्ड्स रखे गए थे, ताकि आप एक बेसिस फॉर्म कर सके जो टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट है ये सही है। तो तीसरी चीज जो आप मेंशन करते हैं यहां पे वो है, इवन इफ असेसी ऑप्ट्स फॉर presumptive income he should impress upon an opinion whether turnover or gross receipts some basic records are kept, turnover or gross receipts some basic records are kept। डन है। इसके बाद आता है क्लॉज नंबर 13। जब आप ऑडिट रिपोर्ट देखेंगे तो ऑडिट रिपोर्ट के अंदर में आता है क्लॉज नंबर 13। क्लॉज नंबर 13 आपको मेथड ऑफ अकाउंटिंग के बारे में बताता है कि पहला क्या मेथड ऑफ अकाउंटिंग क्या फॉलो की गई है, रेगुलरली फॉलो की गई है क्या। फिर उसी के अंदर में एक और क्लॉज होता है जहां पे होता है कि क्या मेथड ऑफ अकाउंटिंग क्या की गई है, चेंज की गई है क्या। और इसी के अंदर में एक और क्लॉज होता है जहां पे होता है कि अगर मेथड ऑफ अकाउंटिंग चेंज की गई है तो इसका प्रॉफिट पे इंपैक्ट कितना पड़ा है, इसका प्रॉफिट पे इंपैक्ट कितना पड़ा है। तो अगेन 13D इज अ इंपॉर्टेंट क्लॉज जो पूछा जाता है या पूछा जा सकता है। क्लॉज 13 ऑन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड मेथड ऑफ अकाउंटिंग। बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड द मेथड ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले क्या मेंशन करना पड़ता है, मेंशन द मेथड ऑफ अकाउंटिंग followed by assessee। Point number 2, mention there is any change in method of accounting। नहीं तो एक बात याद रखिए, आपको हर केस में नॉट एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल तो मेंशन करते ही जाना है। यस और नो। अच्छा, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी इज नॉट चेंज इन मेथड ऑफ अकाउंटिंग, ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। फिर भी मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी do not means the change in method of accounting।
सी if there is change, mention the change. D, adjustment made to profit due to change in method of accounting. तो आपको मेथड ऑफ अकाउंटिंग से रिलेटेड जितना भी क्लॉज है, ये सारा का सारा क्लॉज यहां पे एक साथ क्या करना पड़ता है बेटा, मेंशन करना पड़ता है। बराबर। इसके साथ साथ ना एक और चीज मेंशन करनी पड़ती है कि आईसीडीएस के जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है वो कंप्लाई किए है कि नहीं, क्योंकि मेथड ऑफ अकाउंटिंग जब भी चेंज होता है जनरली आईसीडीएस 1 कहता है कि भैया जब जनरली मेथड ऑफ अकाउंटिंग चेंज नहीं होना चाहिए, और अगर मेथड ऑफ अकाउंटिंग चेंज होता है तो वहां पे एक रीजनेबल कॉज होना चाहिए, और क्या ये रीजनेबल कॉज मिला है यानी ऑडिटर को, वो मेंशन करना पड़ेगा। मेंशन द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट as per ICDS and difference in profit calculated as per ICDS। बराबर है। चलिए, तो यहां तक के हम लोगों ने अभी तक देखे क्लॉज 13, जिसमें से दो ही क्लॉज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने अभी अब तक आपको लिखा के दिया। एक है क्लॉज 12, एक है क्लॉज 13, जिसके ऊपर क्वेश्चन बनने के चांसेस बनते हैं, राइट। हालांकि देखिए कौन से क्लॉज के ऊपर क्वेश्चन बनेंगे ये बिल्कुल नहीं बताया जा सकता एज ऑफ नाउ, बट ये मैंने उनसे मतलब किनसे, ऋषभ जैन सर से पूछा कि जनरली ऑडिट के अंदर में क्या क्या क्वेश्चन आते थे, तो उन्होंने मेरे को जितने क्वेश्चंस मेंशन करके दिए बेस्ड ऑन देयर पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ द एग्जामिनेशन, हम वो चीजों को क्या कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट मार्क कर रहे हैं कि हाँ यार ये क्लॉज जो है ये पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्लॉज के ऊपर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्लॉज के ऊपर आता है क्लॉज नंबर 14। अब ये क्लॉज नंबर 14 क्या होता है, ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन से रिलेटेड होता है। यहां पे आपको पूछा जाता है भैया इन्वेंट्री वैल्यू करने के लिए आपने कौन सी मेथड को अडॉप्ट किया है। याद होगा तो कॉस्ट और एनआरवी विचेवर इज लोअर वाली मेथड को हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। आईसीडीएस कहता है कि डिसोल्यूशन जब भी होगा तो आपको क्या सिलेक्ट करना है, एनआरवी सिलेक्ट करना है। डिसोल्यूशन जब भी होगा तब आपको क्या सिलेक्ट करना है, एनआरवी। तो क्लॉज नंबर 14, रिव्यू द मेथड ऑफ वैल्यूएशन of closing stock and compare the same with the method prescribed under 145A, that is ICDS, right। तो ICDS के साथ इसे क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है और यहां पे रखा जाता है। बराबर है। अच्छा जी, क्लॉज 15 क्या कवर करता है सर, क्लॉज 15 आपका कवर करता है इफ द कैपिटल एसेट इज कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड। मतलब ये 45(2) जो होता है ना आपका 45(2) जो कैपिटल गेन में हमने पढ़ा था, दैट कैपिटल गेन इज कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड, बराबर है। तो उसका मेंशनिंग होता है क्लॉज नंबर 15 के अंदर में। क्लॉज नंबर 15 के अंदर में क्या होता है, उसका डिस्क्लोजर होता है। तो मुझे लगता है ये एक चीज पूछी जा सकती है, क्योंकि कैपिटल एसेट स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करना ये बहुत ही फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन के अंदर में। एग्जामिनर को बस वहां पे एक और लाइन डालनी है, अंडर विच क्लॉज ऑफ द टैक्स ऑडिट रिपोर्ट इट इज मेंशन्ड एंड व्हाट ऑल आर द थिंग्स व्हिच इज नीड टू बी मेंशन्ड। तो यही एक क्वेश्चन वो क्या कर देगा, आपसे 2 मार्क 3 मार्क के लिए सेपरेट पूछ लेगा और टैक्स ऑडिट चैप्टर को वो यहाँ पे कवर कर लेगा। मतलब ये टॉपिक को जहां जहां पे भी आपके सेक्शन कवर हो रहे हैं ना, उसको वो सेक्शन के साथ क्या करेंगे, इंटरलिंक करेंगे। इस बात को याद रखना आपने। तो मैं नेक्स्ट क्लॉज यहां पे मेंशन कर रहा हूं, क्लॉज नंबर 15। Conversion of capital asset into stock in trade।
Conversion of capital asset into stock in trade. Mention the taxability under section 45 subsection 2. Provide description of capital asset. आपको सबसे पहले कैपिटल एसेट क्या था इसका पूरा डिस्क्रिप्शन वहां पे देना पड़ता है, उसकी डिटेल्स, किससे लिया था, कैसे ट्रांसफर किया, सो ऑन. यहां पे आपको मेंशन करना पड़ता है डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सच कैपिटल एसेट. बराबर है. यहां पे आपको मेंशन करना पड़ता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सच कैपिटल एसेट. यहां पे आपको देना पड़ता है द अमाउंट एट विच इट इज recognized as stock in trade. क्या यहाँ पे आपको एग्जैक्टली कैपिटल गेन बताना पड़ता है? नहीं, यहाँ पे आपको टैक्सेबिलिटी बताना पड़ता है कि 45(2) के हिसाब से आ रहा है. आपको एक्चुअल कैपिटल गेन एंड पीजीबीपी कंप्यूट करके इस पर्टिकुलर क्लॉज में दिखाने की जरूरत नहीं होती. बराबर है. अच्छा, अब एक बात यहाँ पे और आपको मेंशन करनी पड़ती है, दो सो दैट यू आर कन्वर्टिंग कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड. अब स्टॉक इन ट्रेड में अगर आप कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसका वैल्यूएशन AS2 के हिसाब से होना चाहिए. तो एज अ ऑडिटर आपको ये देखना पड़ता है कि भैया AS2 के हिसाब से इसका वैल्यूएशन हुआ है कि नहीं. वेदर वैल्यूएशन एज पर AS2 is done upon conversion or not. बराबर है. आते हैं नेक्स्ट क्लॉज के ऊपर. क्लॉज है क्लॉज नंबर 16. क्लॉज नंबर 16 क्या बोलता है? क्लॉज नंबर 16 प्योरली पीजीबीपी से रिलेटेड बात करता है. वो सारी इनकम जो सेक्शन 28 मेंशन करता है कि पीजीबीपी के अंदर में टैक्सेबल होनी चाहिए, और ऐसी इनकम आपने अगर पीएनएल को क्रेडिट नहीं की, द इनकम विच इज टैक्स अंडर 28 बट नॉट क्रेडिटेड टू पीएनएल, उसका मेंशन क्या होता है? 16 के अंदर में होता है. देखिए, जनरली ऐसा होता नहीं है कि कोई पर्टिकुलर इनकम है टैक्सेबल और आप उसे मेंशन ही ना करें. ऐसा होता नहीं है जनरली, बट ऐसा कुछ है तो आपको क्या करना है? मेंशन करना है. राइट. सो इंडिकेट द अमाउंट फॉलिंग विद इन द स्कोप ऑफ सेक्शन 28 विच इज नॉट क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. फॉलिंग विद इन द स्कोप ऑफ 28 बट नॉट क्रेडिटेड टू पीएनएल. ये सारी चीजें आपको क्या करनी पड़ती है? मेंशन करनी पड़ती है. यस, ये सारी चीजें आपको क्या करनी पड़ती है? मेंशन करनी पड़ती है. आते हैं 17th क्लॉज के ऊपर. किसके ऊपर आते हैं मालिक? 17th क्लॉज के ऊपर आते हैं. राइट. ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्लॉज है और मुझे लगता है अगेन कैपिटल गेन या पीजीबीपी के साथ इसे पूछा जा सकता है. 43 सीए क्या था? याद करके देखो. लैंड एंड बिल्डिंग हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड. सेक्शन 50 सी क्या था? लैंड एंड बिल्डिंग हेल्ड एज कैपिटल एसेट. याद आ रहा है आपको ये सेक्शन? राइट. यहां पे रूल क्या था? इफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड 110% ऑफ कंसिडरेशन, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विल बी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन. मतलब ये क्लॉज अगेन ऐसा क्लॉज है जिसको पीजीबीपी के साथ या कैपिटल गेन के साथ मिक्स करके एक एडिशनल पॉइंट पूछ लेगा एग्जामिनर कि भैया बताइए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के क्लॉज नंबर दिस के अंदर में आप क्या मेंशन करेंगे इससे रिलेटेड. राइट. तो अब इस क्लॉज में क्या क्या मेंशन किया जाता है? डिटेल्स ऑफ प्रॉपर्टी मेंशन किया जाता है, कितना कंसिडरेशन रिसीव्ड हुआ वो दिया जाता है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी अडॉप्ट करी थी वो मेंशन किया जाता है. राइट. ये सारी चीजें विथ रिस्पेक्ट टू 43 सीए विथ रिस्पेक्ट टू 50 सी क्या करना होता है? मेंशन करना होता है. आओ क्लॉज 17 पे फोकस करते हैं. क्लॉज नंबर 17. लैंड एंड बिल्डिंग covered under section 43CA and section 50C. पॉइंट नंबर ए,
mention whether land and building is transferred during the previous year for a consideration less than stamp duty value. Furnish the details of property. Consideration received. Stamp duty value adopted. Obtain list of all properties transferred by assessee. Then चलो नेक्स्ट क्लॉज के ऊपर आते हैं. क्लॉज नंबर 18, फेवरेट क्लॉज डेप्रिसिएशन. फेवरेट क्लॉज आता है सर डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन के अंदर में आप क्या करते हो सर, सारी चीजें मेंशन करते हो. सेक्शन 32 से रिलेटेड एस्पेक्ट है, तो आपको क्या किया जा सकता है, इसको मिक्स करके अगेन क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया सबसे पहले आपको डेप्रिसिएशन के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे और उसके नीचे दे देंगे व्हाट ऑल आर द थिंग्स व्हिच आर टू बी मेंशन्ड इन द क्लॉज 18 ऑफ द टैक्स ऑडिट रिपोर्ट. अब आपको वो सारे क्लॉजेस के चीजें क्या करनी पड़ेगी, मेंशन करनी पड़ेगी. तो ये भी एक बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है, तो इससे रिलेटेड टैक्स ऑडिट का जो क्लॉज है ये भी बहुत ज्यादा क्या बन जाता है, इंपॉर्टेंट बन जाता है. तो क्लॉज नंबर 18, दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू सेक्शन 32 which talks about depreciation. क्या क्या मेंशन करना पड़ेगा सर, क्या क्या मेंशन करना पड़ेगा. मेंशन द पर्टिकुलर्स ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउेबल एज पर द इनकम टैक्स एक्ट, राइट, इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच एसएससी. एक्चुअल कॉस्ट जो आपने रिकॉग्नाइज करी एंड कितना आपने डेप्रिसिएशन क्या किया है, क्लेम किया है. तो आपको अगेन लिखना है मेरे साथ क्लॉज 18 depreciation. Point number A, mention the classification of assets. Mention the classification of asset, classification of the block, WDV, actual cost recognized, एडिशन और सेल मेड. आपको नहीं लगता जो डेप्रिसिएशन हम लोग बनाते हैं वही का वही क्लॉज उठा करके वहां पे मेंशन करना है और कुछ नहीं करना है. रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, डन है बेटा, डन है सर. चलते हैं नेक्स्ट क्लॉज के ऊपर. नेक्स्ट क्लॉज है क्लॉज नंबर 18. अब क्लॉज नंबर 18 जो है
ये आपके सेक्शन 33 से लेके 35E तक के सारे सेक्शंस के अंदर में जो डिडक्शन है इसके अमाउंट मेंशन करने बोलता है। तो जो जो भी अमाउंट सेक्शन 33 AB, ABA, सेक्शन 35 2AB, 35 AD, CCA, CCD, इनके अंदर में जितने भी चीजें हैं मेन साइंटिफिक रिसर्च एंड अदर सेक्शन से रिलेटेड जितना अमाउंट आपने दिया होगा वो सारे सेक्शंस को यहाँ पे वो मेंशन करने बोलता है, एडमिनिस्ट्रेशन करने बोलता है। बराबर है। साथ साथ में आपने जितना भी डोनेशन अगर कुछ दिया होगा, राइट, तो इसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए भी कहता है कि दैट यू नीड एज एन ऑडिटर, you need to verify and cross verify whether the actual amount of donation has been made or not, certificate of donation has been received or not, ये सारी चीजें यहाँ पे क्या करता है वो मेंशन करता है। फिर आता है नेक्स्ट क्लॉज, फिर आता है आपका नेक्स्ट क्लॉज, क्लॉज नंबर 20, राइट, क्लॉज नंबर 20, जितना भी आप एम्प्लॉय को सम पे कर रहे हैं बाय वे ऑफ बोनस, सम पे कर रहे हैं बाय वे ऑफ बोनस, उसका मेंशनिंग होता है क्लॉज नंबर 20A के अंदर में। तो एम्प्लॉय बोनस एंड कमीशन आपको क्लॉज 20A के अंदर में आता है, राइट। जितना एम्प्लॉय से कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड हुआ है टुवर्ड्स वेरियस फंड्स, कंट्रीब्यूशन रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉय, ये कवर होता है क्लॉज 20B के अंदर में, राइट। तो बहुत ज्यादा नहीं होता। अब जैसे जैसे अगर आप देखेंगे नॉर्मल एसएससी के केस में तो ये दो क्लॉज आते भी नहीं, तो नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। हालांकि कंपनी एज एसएससी के केस में ये क्लॉज आते हैं तो आपको वो मेंशन करना पड़ता है। यस। नेक्स्ट क्लॉज आता है क्लॉज नंबर 21A। ये क्लॉज होता है अदर एक्सपेंसेस विच आर नॉट अलाउड। स्पेशली अगर आपको याद होगा तो सेक्शन 37 से रिलेटेड ये क्लॉज होता है। 37 के अंदर में 5 कंडीशन थी, वैसे मैं आपको याद दे रहता हूँ। इट शुड नॉट बी पर्सनल एक्सपेंडिचर, इट शुड नॉट बी कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉट कवर्ड अंडर 30 to 36, it should be real expenses incurred wholly and exclusively for business, not for any breach of law in India और outside India। याद आ रहा है आपको? अगर ऐसा कुछ भी हुआ होगा जो सेक्शन 37 के अंदर में डिसअलाउड है, वो सारी चीजों का मेंशन क्लॉज नंबर 21 के अंदर में होता है। तो मेंशन द डिटेल्स ऑफ द अमाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द नेचर ऑफ कैपिटल, पर्सनल, incurred at clubs, penalty, fines, violation at any time during the previous year। तो सेक्शन 37 के अंदर में जितना भी डिसअलाउंसेस आप लोग कर रहे हैं उन सब का मेंशनिंग कहां होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए। यस। इस क्लॉज के अंदर में आपको ये ओपिनियन देने की जरूरत नहीं कि अमाउंट ऑफ पेनल्टी या वायलेशन जो आप पे कर रहे हैं ये सही है या नहीं है, बस आपको मेंशन करने की जरूरत है कि भैया क्या है क्या नहीं है। यस और नो। क्लॉज नंबर 21B, जी हाँ, क्लॉज नंबर 21B अगेन इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, राइट। इसको एज इट इज इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा कुछ लिखना नहीं है। तो जो लिखने वाला पार्ट होगा वही मैं अलग से लिख रहा हूं, अदरवाइज मैं लिखूंगा भी नहीं। नेक्स्ट पार्ट आता है आपका जो अमाउंट एडमिसिबल है इन सेक्शन 40A IA IB। ये क्या है आपको याद दिला देता हूँ। जो सेक्शन 40A के अंदर में डिसअलाउंसेस थे, पेमेंट मेड विदाउट टीडीएस टू नॉन रेसिडेंट, पेमेंट मेड टू रेसिडेंट विदाउट टीडीएस, ये सारे क्लॉज आपको क्या है 21B के अंदर में मेंशन्ड है। ये हमें लिखना है। डिसअलाउंस अंडर सेक्शन 40A, डिसअलाउंस अंडर सेक्शन 40A। specify the amount not deductible under section 40A। specify the amount on which TDS is not deducted or not deposited before the due date of filing ROI। amount paid by central government undertaking, state government undertaking
टू स्टेट गवर्नमेंट। टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट made by employer during the year। Judicial judgments relied upon by auditor। Judicial judgments relied upon by auditor। देन है क्लॉज 21, एक बड़ा क्लॉज है, इसका जो सी पार्ट है ना, ये क्लॉज 21 का जो सी पार्ट है, क्लॉज 21 ए सेक्शन 37 पे डील करता है। क्लॉज 21 बी 40 के डिसअलाउंस मेंशन करता है। क्लॉज 21 सी पार्टनर्स रेम्यूनरेशन सेक्शन 40 बी के बारे में बात करता है। वी आर येट टू डिस्कस, अभी टैक्सेशन ऑफ फर्म में डिस्कस होगा वो, राइट। द अमाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन इन एडमिसिबल अंडर सेक्शन 40 बी और 40 बी ए। तो 40 बी और 40 बी ए के अंदर में कितना रेम्यूनरेशन डिसअलाउड हो रहा है वो मेंशन करना पड़ेगा। क्लॉज 21 डी मेंशन करता है कि भैया जो कैश पेमेंट थे 40A33A वाले, वो कौन कौन से किए गए हैं वो मेंशन करता है। तो क्लॉज 21 इज अ इंपॉर्टेंट थिंग, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में प्रिपेयर करना है। क्लॉज 21 ई ग्रेचुटी फंड जो अलाउड नहीं है 40A7 के अंदर में, वो याद होगा। तो अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी के लिए अगर कोई पेमेंट किया होगा तो वो डिसअलाउ होता था, वो 21 ई के अंदर में आपको क्या करना पड़ता है, मेंशन करना पड़ता है। यस। देन 21F जी एंड एच, फर्दर तीन और बातें करते हैं। 21F बात करता है पेमेंट मेड टू एन एम्प्लॉयर टुवर्ड सेटिंग अप और फॉर्मेशन और कंट्रीब्यूशन टू एनी फंड, ट्रस्ट, कंपनी, एओपी, बीओआई विच इज नॉट अलाउड। अगर आपने कोई ऐसा पेमेंट किया है फॉर फॉर्मेशन ऑफ ट्रस्ट तो ये अलाउड नहीं है, ये आपको क्या करना है, मेंशन करना है। 21 जी आपकी कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी की बात करता है। आईसीडीएस 10 आपको बताता है कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी अगर आप कुछ डेबिट कर रहे हैं पीएनएल के अंदर में, तो वो कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी का मेंशन कहां होता है, क्लॉज 21 जी के अंदर में होता है, राइट। ये किसके अंदर में होता है, क्लॉज 21 जी के अंदर में होता है। फिर आपको याद होगा एक सेक्शन है सेक्शन 14A, अगर कोई इनकम एग्जाम्प्ट है उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस अलाउड नहीं है व्हाइल कंप्यूटिंग पीजीबीपी। ऐसा कोई एक्सपेंसेस है जो एग्जाम्प्ट इनकम से रिलेटेड है तो उसका मेंशनिंग होता है क्लॉज 21H के अंदर में। तो पूरा क्लॉज 21 इज अगेन इंपॉर्टेंट। फिर सेक्शन 3613 के अंदर में अगर कोई इनएडमिसिबल अमाउंट है तो वो भी क्या की जाती है, मेंशन की जाती है। क्लॉज 22 बहुत स्पेसिफिक क्लॉज है, एमएसएमई के ऊपर एप्लीकेबल है। ये किसके ऊपर एप्लीकेबल है, एमएसएमई के ऊपर एप्लीकेबल है। अब ये एमएसएमई क्या करता है, ये बस एमएसएमई है, क्या करता है, इंटरेस्ट इन एडमिसिबल, जो एमएसएमई एक्ट के अंदर में इंटरेस्ट इन एडमिसिबल है उसको मेंशन करता है। क्लॉज 23 आपसे बात करता है रिलेटेड पार्टी पेमेंट्स की। 40A2 आपको बताता है जो पेमेंट आप रिलेटिव को कर रहे हैं जो एक्सेसिव या अनरीजनेबल है उसको डिसअलाउ करता है। तो यहाँ पे मेंशन होता है पर्संस जो स्पेसिफाइड है 40A2 के अंदर में, इनको साल भर में आपने क्या किया है, कितना पेमेंट किया है। तो उन सारे पर्संस की क्या होती है, डिटेल्ड मेंशन होती है। उन सारे पर्संस की डिटेल मेंशन होती है कि इसे किस तरीके से किया गया है, क्या पेमेंट किया गया है, राइट। तो ये क्लॉज हमें लिखना है क्लॉज 23।
रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, ए ऑब्टेन द लिस्ट ऑफ ऑल स्पेसिफाइड पर्सन, कितने लोग हैं जो रिलेटेड पार्टी के अंदर में आ रहे हैं, सबकी लिस्ट आपको क्या करनी है, ऑब्टेन करनी है। डिटेल्स ऑफ ऑल पेमेंट मेड टू रिलेटेड पार्टी, कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट्स इफ एनी विथ रिलेटेड पार्टी, इज दैट डन? फिर आते हैं क्लॉज नंबर 24 पे। क्लॉज नंबर 24 33 ए बी, 33 ए बी ए से रिलेटेड है। टी कॉफी रबर डेवलपमेंट अकाउंट या साइट रिस्टोरेशन फंड, उससे रिलेटेड जितने भी इनकम है जो आप क्लेम कर रहे हैं और उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे क्लॉज 24 के अंदर में मेंशन करनी होती है। यस, क्लॉज 25 अगेन इंपॉर्टेंट बनता है। सेक्शन 41 के अंदर में आपकी जितनी भी डीम्ड पीजीबीपी थी, सेक्शन 41 के अंदर में 4 डीम्ड पीजी थी। पहला, रेमिशन सीजेशन ऑफ एनी ट्रेडिंग लाइबिलिटी। 41(2) अगर कोई बैलेंसिंग चार्ज आ रहा होगा पावर जनरेटिंग एसेट के ऊपर। 41(3) साइंटिफिक रिसर्च एसेट सोल्ड विदाउट बीइंग यूज्ड फॉर अदर बिजनेस। एंड 41(4) बैड डेब्ट्स रिकवरी। इन चारों में से अगर कोई भी इनकम आप रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, इसका मेंशन होना चाहिए इसके अंदर में, क्लॉज नंबर 25 के अंदर में, राइट। क्लॉज नंबर 26, एक्सपेंडिचर नॉट अलाउड अंडर सेक्शन 43B। 43B क्या करता है, ऐसे सारे पेमेंट जो आपने रिटर्न भरने की ड्यू डेट से पहले पे करने चाहिए तो अलाउ होंगे, नहीं तो क्या हो जाएंगे, डिसअलाउ हो जाएंगे। यस, तो जो भी 43B के तहत आप डिसअलाउ कर रहे हैं वो सारे एक्सपेंडिचर सेक्शन 43B के तहत क्लॉज 26 के अंदर में क्या होने चाहिए, मेंशन होने चाहिए। तो जो भी एक्सपेंसेस आप 43B के तहत डिसअलाउ कर रहे हैं, ये सारे एक्सपेंडिचर का मेंशन का होना चाहिए, क्लॉज 26 के अंदर में होना चाहिए। यस, नेक्स्ट आता है 27A 27B। 27A बात करता है कि भैया सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स का कोई क्रेडिट है जो आपको अवेलेबल है, सेनवैट क्रेडिट है जो आपको अवेलेबल है, उसका मेंशनिंग करना होता है, राइट। और 27B प्रायर पीरियड आइटम होते हैं कि भैया जो भी पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर है प्रायर पीरियड के, वो सारे के मेंशन होता है 27B के अंदर में, वो सारों का मेंशन का होता है 27B के अंदर में। यस, अब आता है क्लॉज 29। ये इंपॉर्टेंट है, ये गिफ्ट से रिलेटेड है। गिफ्ट से रिलेटेड मतलब क्या, शेयर्स। शेयर्स के केस में कोई कंसिडरेशन आपको रिसीव्ड हुआ है फॉर इशू ऑफ शेयर्स, तो याद करके देखो, फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कंसिडरेशन रिसीव्ड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, आपका क्या बनता था, आईएफओएस बनता था। तो वो जो फेयर मार्केट वैल्यू आपने 56(2) के लिए रिकॉग्नाइज की है, वो फेयर मार्केट वैल्यू आपको यहाँ पे क्या करनी पड़ती है, मेंशन। तो mention whether during the previous year the assessee received any consideration for issue of shares which exceeds the fair market value. If yes, please furnish the detail of the same. Please furnish the detail of the same. Right? अगर आपने कोई एडवांस मनी फॉरफिट किया है, एडवांस मनी फॉरफिटेड भी आईएफओएस के अंदर में टैक्सेबल होता है। तो आपने अगर कोई एडवांस मनी लिया है जो आईएफओएस के अंदर में आपने फॉरफिट किया हुआ है और टैक्सेबल होता है आईएफओएस के अंदर में, तो इसे क्लॉज 29A के अंदर में आपको क्या करना है, मेंशन करना है, राइट। इसके बाद 29B, ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट बनता है। जितना भी गिफ्ट का प्रोविजन टैक्सेबिलिटी आ रहा है 56(2)(10) के हिसाब से, बी इट मनी, बी इट इमूवेबल प्रॉपर्टी, बी इट मूवेबल प्रॉपर्टी, उन सब का मेंशनिंग आपका 29B के अंदर में होता है। उन सब का मेंशनिंग किसके अंदर में होता है, 29B के अंदर में होता है कि भैया गिफ्ट देने वाला पर्सन कौन है, गिफ्ट रिसीव करने वाला पर्सन कौन है, कितना अमाउंट टैक्सेबिलिटी में आया है, कितनी नेचर ऑफ इनकम आपने बनाई है, ये सारी चीज का मेंशन यहाँ पे होता है। पर प्रैक्टिकल लाइफ में देखा जाए तो इतने ज्यादा गिफ्ट नहीं होते, तो जनरली ये क्लॉज इतना फुल नहीं होता। तो गिफ्ट से रिलेटेड जितने प्रोविजन है वो यहाँ कवर होते हैं, राइट।
चलिए नेक्स्ट क्लॉज की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्लॉज की ओर चलते हैं। अमाउंट बोरोड और रीपेड ऑन हुंडी, याद होगा तो सेक्शन 69 हमने सर्च एंड सीजर के दौरान पढ़ा था कि वट एवर इज द अमाउंट बोरोड और रीपेड ऑन हुंडी अदरवाइज देन बाय अकाउंट पे चेक, अगर ऑडिटर को ऐसा कुछ ध्यान में आया है तो वो क्लॉज नंबर 30 के अंदर में क्या करेगा, मेंशन करेगा। अगर ऐसा कुछ और ध्यान में आया है तो वो क्लॉज नंबर 30 के अंदर में क्या करेगा, मेंशन करेगा। इज दैट डन? यस। तो सभी बच्चों हम इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए यहां पे रुकेंगे और अगले पार्ट के अंदर में हम टैक्स ऑडिट पूरा का पूरा खत्म कर देंगे। आज आपका टास्क ये है कि आपको क्या करना है, आगे के कोई भी क्लॉज पढ़ने से पहले ये 30 क्लॉज को एक बार बस ओवर थ्रू कर लेना। किससे? मॉड्यूल से। जो नया मॉड्यूल आया है बस उससे ओवर थ्रू कर लेना। हालांकि जितना अपन ने लिखा है उससे ऊपर का कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, फिर भी एक बार बस 30 क्लॉज तक के ओवरव्यू कर देना। यहां मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी बच्चों से जो आर्टिकलशिप के अंदर में वो एक बार बस फॉर्म खोल के देख लेना। फॉर्म खोल के भी अगर आप क्लॉज एनालाइज कर दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये सारे क्लॉज जिसकी हम बात कर रहे हैं। यस। तो बहुत ज्यादा क्लॉजेस बचे नहीं है, बहुत ज्यादा क्लॉजेस बचे नहीं है। अगले वीडियो के अंदर में इसी पार्ट के अंदर में क्या हो जाएंगे, पूरे के पूरे क्लॉज खत्म हो जाएंगे। तब तक के आप अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिए एंड सर इसे हर बच्चे तक के पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी। तब तक के लिए बाय बाय।